हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन की पहली क्लास, जिसका चैप्टर होगा लाभ हानि और डिस्काउंट। दो चैप्टर को हम लोग एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। उससे रिलेटेड पहले हम लोग बेसिक्स को देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाती है। विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु जिस दाम पर बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाती है। अंकित मूल्य क्या है? जो दाम वस्तु पर मुद्रित किया जाता है वो अंकित मूल्य कहलाता है। लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। लॉस या हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक। जो डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट हमेशा हमें अंकित मूल्य पर मिलता है, और जो लाभ और हानि होती है वह हमेशा विक्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं लाभ परसेंट को। तो लाभ प्रतिशत हमें कैसे प्राप्त होगा? तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट गुणे 100 बटे MRP। विक्रय मूल्य या SP इक्वल टू क्या होता है? SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस या माइनस प्राप्त लाभ परसेंट या हानि परसेंट बटे 100। जहां हमें लाभ प्राप्त होगा वहां 100 प्लस लाभ परसेंट होगा, और जहां हमें हानि प्राप्त होगी वहां 100 माइनस हानि होगी। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस या माइनस प्राप्त लाभ परसेंट या हानि परसेंट। अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज या क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस या माइनस प्राप्त लाभ परसेंट या हानि परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इन फॉर्मूलों को आप एक अलग नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राजू की आय व्यय से 20% अधिक है। यदि आय को 60% तथा व्यय को 70% बढ़ा दिया जाए तो बचत प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। माना राजू की इनकम, खर्च और बचत, तीन चीजें हमने लिख ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आय जो है वह व्यय से 20% अधिक है। ठीक, यानी यदि हम व्यय को 100 मानते हैं तो आय हमारी 120 होगी। तो बचत कितनी हुई? हमें 20 रुपए की बचत हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? यदि आय को 20% तथा व्यय को 70% बढ़ा दिया जाए तो आय को हमने 60% तथा व्यय को हमने 70% बढ़ा दिया तो नया कितना मिल जाएगा? तो नया इनकम हो जाएगा 192 रुपये। ये कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, 72 और 12 कम 12 62 19। ठीक है, 100 से 100 कैंसल, यानी नया खर्च 170 रुपये। तो नई बचत क्या आ गई? नई बचत आ जाएगी 22 रुपये। तो सेविंग परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22 माइनस 20 गुणे 100 बटे 20, क्योंकि हमें पुरानी बचत के सापेक्ष ही इसकी गणना करनी है। 2 गुणे 100 बटे 20, 20 पंचे 100 यानी 10
10% की बढ़त होगी, यानी राजू की बचत में 10% की वृद्धि होगी। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी जिसमें उसे 25% की हानि प्राप्त हुई, तथा रेनू ने समान मूल्य पर एक अन्य वस्तु खरीदी जिसमें उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ। तो पूरे क्रय विक्रय में रेनू को कितने % का लाभ या हानि प्राप्त हुआ है, यह हमें ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं इसे। तो कुल लाभ या हानि %, ये एक ट्रिक है जिसके सहारे हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ % या हानि % प्लस यहाँ यदि हमें लाभ प्राप्त होता है तब के लिए, यहाँ हमें हानि मिली है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, P1 % प्लस P2 % प्लस P1 इंटू P2 अपान 100। यहाँ पे मैंने ये लाभ के लिए लिखा है। यदि दोनों सूरत में हमें लाभ हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन में देखिए हम लगाएंगे, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉफिट होगा वह प्लस में और जो लॉस होगा वह माइनस में आता है अब होगा। तो हमें 40% की प्रॉफिट हुई थी और 25% का लॉस हुआ है, प्लस 40 इंटू -25 अपान 100। ठीक है, आप इसको माइनस कर लेंगे, 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यदि जब हम लोग 25 इंटू 40 करेंगे माइनस में है तो इधर माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा अपान 100 हो जाएगा। तो 15 माइनस 100 10 यानी 5%। अब 5% हमें प्लस में मिला है तो यानी रेनू को पूरे क्रय विक्रय में 5% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यह रिवीजन क्लास है इसलिए आपको यहाँ पे ट्रिक को बताया जाएगा। आपको यदि विस्तार से देखना है तो आप हमारी थ्योरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है। यदि इसे 4% हानि पर 288 रुपए में बेचा जाता है तो बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक मुद्रित किया गया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना चाहिए इसमें। आइए देख लेते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो दिया गया है हम लोगों को एमपी दी गई है 315 रुपए। ठीक है, इसके बाद सेलिंग प्राइस भी हमें दिया गया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 288 रुपए का। अब इसके बाद डिस्काउंट या लॉस कितना है, लॉस कितना जो हुआ हम लोग को कितने 4% का हुआ है। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी। तो हमने ये फॉर्मूले में आपको पढ़ाया है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपान 100 माइनस इतना
अभी आपको हमने पढ़ाया। तो हम 288 गुणे 100 बटे 96 त्रिशंक 18 3 27 1 28 यानी 3 हो गया 300 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? तो क्रय मूल्य हुआ 300 रुपये। अब हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक मुद्रित किया गया है। तो कैसे निकालेंगे? 315 माइनस 300 गुणे 100 बटे किसके सापेक्ष? 300, क्योंकि हमने बताया ना कि जो भी किसके सापेक्ष कहा गया है, क्रय मूल्य के सापेक्ष कहा गया है। तो हो जाएगा ये 15 गुणे 100 बटे 300। 00 से 00 कट गया, 00 से 00 कट गया, 3 से 3 5 15, यानी 5% अधिक अंकित किया गया है। यही आपका आंसर होगा। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह में आए हुए हैं और ये इसके अलावा अन्य पेपर्स में भी आ चुके हैं। इस सीरीज में हम रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर तथा बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन को भी देखेंगे। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 30 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ प्राप्त होता। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में आ चुका है। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि ये ट्रिक की क्लास है तो हम ट्रिक पर ही चर्चा करेंगे। ट्रिक आपने यहाँ पे क्रय मूल्य या सीपी लिख देते हैं हम लोग डायरेक्टली। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अधिक ऑब्लिक कम मूल्य गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर या योग या अंतर। योग या अंतर कैसे? जब कभी आपको किसी प्रश्न में लगातार हानि हो रही है या लाभ हो रहा है तो वहाँ हम लोग दोनों प्रतिशतों का अंतर निकालेंगे। लेकिन जहाँ पे लाभ और हानि हो रही है तो वहाँ पे हम उसका योग निकालेंगे। यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, अधिक हमें कितना मिलना था? 30.60 गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का योग। क्योंकि हमें 15% की यहाँ पे देखेंगे आप तो देखेंगे 15% की हानि और 9% का लाभ हो रहा है। तो 15 + 9 बराबर 60 गुणे 24 बराबर कितना हो जाएगा? यह हमें काट पीट के ये बनेगा 127.5 रुपये। ठीक है, ये कौन सा मूल्य हो गया? यह मूल्य हो गया 9% लाभ के लिए। ठीक है, क्या आपका उत्तर यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, उसने हमसे सेकंड कंडीशन क्या कही है? सेकंड कंडीशन उसने दी है
कि 10% प्रॉफिट के लिए आपको निकालना है, प्रॉफिट के लिए निकालना है। तो 10% प्रॉफिट के लिए हम लोग निकाल देंगे। 10% का प्रॉफिट आप किस में करा दोगे, क्रय मूल्य में 10% का प्रॉफिट आप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 140.25 कैसे काटना है ये आपको पता है, और नहीं पता है तो आप हमारी थ्योरी क्लास को अटेंड करेंगे। ये हो गया आपका आंसर, यानी 140 रुपये 25 पैसे में बेचने पे उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, तो अगला प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट देने पर कुल छूट 259.20 रुपये है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो x का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन कहाँ पे आया है, एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट 2018 में आ चुका है। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें हमें दिया क्या क्या है, हमें यहाँ पे डिस्काउंट पता है कि हमें डिस्काउंट जो है इतने रुपए का मिल रहा है। हमें अंकित मूल्य पता है, अंकित मूल्य 720 रुपये है। ठीक है, हमें यहाँ पे पता क्या क्या नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है। यदि हमें सेलिंग प्राइस पता होगी तो हमें आसानी होगी काम करने में। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आप बताइए कि क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा MP माइनस D इज इक्वल टू 720 माइनस 259.20। तो कितना आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 460.8 रुपये। यह आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक ना, इतना हो गया। आइए हम लोग क्रमिक बट्टे का एक सूत्र होता है, क्रमिक बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, होता है x1% माइनस x2% प्लस x1 इंटू x2 अपान 100। प्लस कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाता है, प्लस नहीं, यहाँ माइनस होता है, माइनस। तो D% इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पे दो विधियाँ हो जाती हैं। यहाँ से आप इस विधि से भी जा सकते हैं, इस विधि से आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पे x को कहा है माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस दोनों हो जाएंगे ना, तो प्लस हो जाएगा x² अपान 100। तो D% इज इक्वल टू हो जाएगा -2x प्लस x² अपान 100। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब यहाँ पे आप देखें एक चीज़, आप यहाँ पे ये देखेंगे, हम अब मान निकालेंगे D% का। उसके लिए हमें एक फार्मूला होता है, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस
डिस्काउंट हंड्रेड माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी इंटू 100/MP। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमको क्या मिला हुआ है, 460 रुपये गुणे 100/720। ठीक है, जब आप इसको काट पीट करेंगे तो आज जैसे 12 से आप काटेंगे, यहाँ पे 8 भी तो है, तो ये हो जाएगा 406/8/72। जब आप करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 64 रुपये। यानी जो इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है वह डिस्काउंट किसके बराबर है, वह डिस्काउंट है 64 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 100 माइनस डी इजिकल टू 64 हो गया, तो डी परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, 64 माइनस 100 इज इक्वल टू -36। यानी दोनों क्रमिक बट्टों का योग कितना होगा, वो -36% होगा। अब आप इसको यहाँ से दो रास्ते में हैं। पहला रास्ता है कि आप यहाँ से उसका गुणनखंड करें और उसके बाद मान निकालें, या फिर आप समीकरण 1 में जो कि कितना प्राप्त हुआ था, d इज इक्वल टू -2x प्लस x² करें। इसमें आप विकल्प में उपस्थित सभी विकल्पों को एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कम वक्त लगता है। तो इसमें क्या प्राप्त होगा, इसमें x की वैल्यू आपको 20 और 180 प्राप्त होगी। क्यों, इसको यदि आप क्यों जानना चाहते हैं तो आप थ्योरी क्लास में आइए, अटेंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि गुणनखंड करने में अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और गलतियाँ होने की भी चांस पर्याप्त बनी रहती है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को।